प्रिय साथियों, आपको मेरी शुभकामनाएं। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज 10 का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि कांग्रेस के किस सत्र में, सत्र का मतलब सेशन में, कार्यकारिणी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो पहले आप आंसर करिए डायरेक्ट और उसके बाद तब व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यह है लाहौर सेशन या लाहौर सत्र। तो अब इसमें हम लोग एक चीज जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 1929 समय अर्धरात्रि या रात्रि के 12 बजे, ठीक है, ये बैठक शुरू होती है। ठीक है। सेकंड चीज आप याद रखिएगा, कहाँ होती है? आप कहेंगे लाहौर में होती है, रावी नदी के तट पर। ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखना होगा, यहां पर पूर्ण स्वराज की कांग्रेस ने मांग किया था। चौथी बात आप याद रखिएगा कि यहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। प्रत्याशी कितने थे? आप कहोगे 3 थे, 1, 2 और ये 3। तो पहले प्रत्याशी कौन थे? गांधी जी थे। दूसरे कौन थे? नेहरू जी थे। तीसरे कौन थे? पटेल जी थे, सरदार पटेल जी थे। अब ये जो गांधी जी हैं, इनको 15 वोट मिला था, नेहरू को केवल 3 वोट, पटेल को 9 वोट। लेकिन अध्यक्षता किसने किया? नेहरू ने किया। क्यों नेहरू ने किया? क्योंकि गांधी जी ने, ठीक है, अध्यक्षता न करके इन्हें ही मनोनीत कर दिया था। क्लियर हो गया? अब अगला देखिए, जैसा कि आप जानते भी हैं कि गांधी जी ने नेहरू जी को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद ही क्या कह दिया था? ठीक है, अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था। 2 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? क्लियर? तो देखिए, ये 4 दिए गए हैं, एच के सरकार, पीसी जोशी, एमसी छागला और एमएन राय। ये चारों जो है कम्युनिस्ट लीडर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, यही अध्यक्ष थे, ठीक है, या मुखिया थे। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया? और अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब शिमला में सम्मेलन हो रहा था तब लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय थे। नहीं, देखो ये गलत कर दो, पहले तो कर दो। पहली चीज तो ये चीज याद रखो कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। तो आपसे अगर पूछा जाता है शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो आप कहोगे कि सर देखो, ठीक है, 29 जून 1945 को हुआ था। और इस समय वाइसराय कौन था? तो आप कहेंगे कि सर वाइसराय वॉबेल। ठीक है, क्लियर, विस्काउंट वॉबेल। ठीक है, और वाइसराय बनने से पहले यह ब्रिटिश भारत के सेनापति भी थे। क्लियर हो गया? तो अब दूसरा क्या है? भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप पहले तो इसका निशान लगा लीजिए। तो इसका निशान क्या लगा आपका? ठीक है, केवल 2। ठीक है, तो अब आप इसकी व्याख्या कर लीजिए। देखिए, जो भारतीय नौसेना का विद्रोह है ये कहाँ से शुरू होता है? ठीक है ना? तो आप कहोगे कि सर ये बंबई से शुरू होता है। इसका विस्तार कहाँ तक हो जाता है? तो आप कहेंगे कराची तक हो जाता है। ठीक है, विशाखापत्तनम तक होता है।
और बम्बई में किससे शुरू हुआ था? तो आप कहना कि सर ये एक शिप है, ठीक है, शिप है, और ये जो शिप है, क्लियर, इसका क्या नाम है? आईएनएस तलवार है। इस शिप का नाम आईएनएस तलवार है, ठीक है। और सेकंड चीज आप याद रखिएगा, कब होता है? 18 फरवरी को होता है, शुरू होता है 18 फरवरी 1946 को। अब ये प्रश्न आता है कि यह क्यों हुआ था? आप कहेंगे असमता के विरुद्ध हुआ था। असमता के विरुद्ध एक आवाज है, मतलब समान कार्य के बदले असमान वेतन दिया जा रहा था, और भोजन की जो सप्लाई है वो भी, ठीक है, भारतीयों को घटिया दिया जा रहा था। और उस समय जो कमांडर थे नौसेना के, किंग, कमांडर किंग, उन्होंने कहा भी था कि कुत्ते और भारतीयों को चैन की आजादी नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य वास्तुकार थे? ठीक है, आईएनसी, ठीक है, कि मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो आप बोलोगे कि सर एक तो हो गए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा हो गया आनंद मोहन बोस, ठीक है ना। तो 1 और 3 इसका आंसर आ गया, तो आप इसको लगा लीजिए, 1 और 3। अब हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि इसमें नरेशन की जरूरत नहीं है। फिफ्थ, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में निम्न में से किन कारकों का योगदान है? पहली चीज, क्रांति क्या होती है? परंपराओं में परिवर्तन ही क्रांति है, ठीक है। और जब कभी भी, ठीक है, विषमता और विषमता उत्पन्न होती है समाज में, शोषण उत्पन्न होता है समाज में, तो जो चित्कार उत्पन्न होती है, जो आह उत्पन्न होती है, उसी का नाम है क्रांति, ठीक है। और क्रांति क्या चाहती है? आमूल चूल परिवर्तन चाहती है, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि क्रांति में रक्त ही बहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक हम दुनिया में एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसे क्या कहा जाता है? महान क्रांति या ग्लोरियस क्रांति। तो उसमें क्या हुआ था? 1688 में होती है, क्लियर। उसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन के राजा जेम्स सेकंड को हटाया जाता है, ठीक है, साइलेंटली हटाया जाता है, और किंग विलियम, ठीक है, थर्ड, और उनकी पत्नी क्वीन मैरी, ये सत्ता में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको तो ये समझ में ही गया होगा, ठीक है, कि शोषण के विरुद्ध जो आवाज है या अंग्रेजों की शोषण पर जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध हो रहा है। अंग्रेजों में विश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास, बिल्कुल। भारतीयों में एक आत्मसम्मान की बात थी कि भाई हम गुलामिता के जुए को कब उखाड़ेंगे, हम कब खुद शासन क्यों नहीं करेंगे, कब तक हम जो है दूसरों के द्वारा पीटे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में उनके अंदर क्या था? विश्वास भी था कि हम युद्ध जीतेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध, और आत्मसम्मान का भी बोध था। तो ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी था। देखिए यूनान का भी हमारे ऊपर प्रभाव है, ठीक है, फिर फ्रांस की क्रांति का भी प्रभाव है, ठीक है ना। तो फिर यूएस की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका भी हमारी क्रांति पर प्रभाव आता है, क्लियर। सांप्रदायिकता का विकास, हम देखिए सांप्रदायिकता के विकास से राष्ट्रीयता नहीं पनपती बल्कि राष्ट्रीयता मर जाती है। तो अब हम, हमारा आंसर क्या आया? तो आप कहोगे 1 2 3 आया, बी। अब आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में सम्मिलित था? तो जाहिर सी बात है कि 1942 में 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये भारत आए थे। क्यों भारत आए थे? आप कहेंगे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए। मान लीजिए यह विकल्प नहीं है तो आप कहेंगे अटलांटिक चार्टर को लागू करने की भावना लेकर आए थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अटलांटिक चार्टर कौन सी बला आ गई, क्या, कहाँ से ये आ गया? तो आप कहते हैं, देखिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है या वर्ल्ड वॉर 2 है, इसमें क्या हो रहा था? ब्रिटेन हार रहा था, हर जगह से हार रहा था, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, चर्चिल। इन दोनों ने क्या किया? अटलांटिक सी में, ठीक है, यूएस कोस्ट के करीब अटलांटिक सी में बैठ करके क्या किया था? एक समझौता किया था। इसलिए इसे अटलांटिक समझौता या अटलांटिक चार्टर समझौता भी कहा जाता है। इसमें क्या बात कही गई थी? इसमें एक बात कही गई थी कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2
समाप्त होगा। हर देश को अपनी अपनी सरकार चलाने की, ठीक है, अनुमति होगी, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और इसी में जो भारत सरकार अधिनियम था कि भारत, ठीक है, देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतीय राज्यों का एक संघ होगा, वो तो कहा ही गया, यहाँ भी कहा गया। फिर कह रहा है कि युद्ध उपरांत नई संविधान की रूपरेखा बनाने हेतु संविधान सभा की बैठक बुलाई जाएगी। जी हाँ, ठीक है, ये भी सही था। फिर कह रहा है कि 3, उस समय तक भारत के प्रति रक्षा का दायित्व ब्रिटेन के हाथों में रहेगा। मतलब जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता रहेगा और संविधान बन नहीं जाता तब तक, ठीक है, भारत का जो शासन है ये कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। तो इसका मतलब सभी सही है। बी 1 2 3। आप 7 चलते हैं। कह रहा कि निम्न में से कौन से प्रावधान माउंटबेटन योजना में सम्मिलित था? माउंटबेटन योजना कब आई थी? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर देखो, जो माउंटबेटन योजना है ना सर, ये कब आया? 3 जून 1947 को आता है, ठीक है ना, 3 जून 1947 को आया। अब इसने क्या किया माउंटबेटन प्लान ने? ठीक है, देश को बांट दिया, एक इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में। ठीक है, तो बात हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए डोमिनियन का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब ये तो सही है भाई। ठीक है, मतलब ये सम्मिलित था माउंटबेटन योजना में। दोनों डोमिनियन में संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक एक ही गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि संविधान चल रहा था और भारत में श्री राजा गोपालाचारी और श्री राजा गोपालाचारी तो बाद में होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माउंटबेटन थे और उसके बाद पाकिस्तान में जिन्ना थे। ठीक है, एक ही गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। दोनों डोमिनियन की संविधान सभा को व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिए गए थे। बिल्कुल दिए गए थे। ठीक है, जब 2 राज्य हैं तो क्या होगा? रहेगा। वर्तमान समय की केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सही है, क्लियर। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आपका संविधान बन जाएगा, ठीक है, तो आपकी अपनी व्यवस्थापिका बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सीएलए है या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी समाप्त हो जाएगी। और जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल कहाँ पर थी? लंदन में थी। इनका कहना था कि इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या आंसर हुआ? 1 3 और 4। ये हमने कर दिया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों का मिलान करिए और सत्य का तलाश करिए। तो देखिए, पहला है सूची 1 में, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब, ठीक है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ठीक है, ये कौन कह रहा है? और मैं इसे लेकर रहूंगा, आई हैव, ठीक है, इट। तो इसका मतलब ये है कि ये किसका है? आप कहोगे कि सर ए का 4 है। ठीक है, ए का 4 हो गया और मैंने जो कुछ किया वह चिरस्थायी होगा। मतलब जो हम कर रहे हैं वह चिरस्थायी होगा, हम जो बात बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो चिरस्थायी नहीं होगा। कौन कहेगा? आप कहेंगे ये सब फिलॉसफी कौन दे सकता है? गांधी जी देते थे। हमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं चाहिए, हम तो केवल न्याय की आशा करते हैं। सॉरी, तो ये कौन कहा है? ये दादा भाई नौरोजी कहते हैं। क्लियर। तो और मतलब ए का 4 देखते हैं कहां पर है? ए का 4 केवल सी में है। ठीक है, तो ये सी सही हो गया विकल्प। और फिर हम पढ़ देते हैं, इस देश में स्वतंत्रता का तब तक कोई तात्पर्य नहीं है जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमको निशान लगाना चाहिए। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ठीक है, अब 9वां देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का तिथिक्रम में मिलान करना है आपको। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, ये हुआ था। ठीक है, खाली कुर्सियों पर बम फेंका था इन्होंने। तो ये कब होता है? तो आप कहोगे कि सर 8 अप्रैल
ठीक है, 8 अप्रैल, ठीक है, कब? 1929। और उस समय क्या होने जा रहा था सीएलए में? आप कहेंगे 2 बिल आने वाले थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल आने वाला था और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल रखा जाना था। और इसकी प्रेरणा कहां से ली गई थी? आप कहेंगे फ्रांस से ली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था। कब पारित किया था? ठीक है, तो आप कह दोगे कि सर ये जो प्रस्ताव आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव कब रखा? तो आप कह देना कि सर ये देखिए 4 दिसंबर 1920 को। ठीक है, इसमें कोई विकल्प है? सॉरी, ये गलत लिख उठा है, सही कर लीजिएगा इसको। चार दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था। बिल्कुल सही है। भगत सिंह एवं राजगुरु नहीं, तो कब ये हुआ था? 31 दिसंबर को होता है, 31 दिसंबर 1929 को होता है। ठीक है, फिर कह रहा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी जाती है? तो आपका देना कि 23 मार्च 1931 को दी जाती है। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी ने अगस्त प्रस्ताव को कब स्वीकारा था? तो एक ही तो बचा, आप कर सकते हो इसे, 40 में ही स्वीकारेंगे। तो क्योंकि 8 अगस्त को तो आता ही आता है, क्या अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में ये क्या होगा? 28 से 22 अगस्त 1940 के बीच होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलान कर ही देते हैं। देखिए, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, ये तो सामने लिख ही दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, हमने यहाँ सॉरी बोला था और ये कह दिया था कि देखिए वो भूल से हो गया, 4 दिसंबर 1930 नहीं 20 है। ठीक है, फिर क्या है? लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। ठीक है, बिल्कुल फहराया था। ठीक है, 12:01 पर। और अब कांग्रेस कार्यकारिणी ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार लिया था। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 28 से 22 अगस्त 1940 को। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया? 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। क्यों फेंका गया था? आप कहेंगे कि इनका ध्यान लाहौर जो षड्यंत्र था उससे अंग्रेजों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन जो आम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि सर उस दिन पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल आ रहा था, वो नहीं चाहते थे कि ये बिल पारित हो। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था। कब पारित किया था? तो आप कहोगे कि सर 4 दिसंबर 1920 को किया था। ये लिख दिया, यहां देखिए गलती हो गई थी, ये गलत हो गया था ना। और आप अगला देखते हैं। लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराया था। जाहिर सी बात है कि 31 दिसंबर 1929 होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्लियर? कब किया था? तो आप कहोगे कि सर पहला ही है, 28 से 22 अगस्त 1940। तो अगर इसका हम मिलान करें तो हमको क्या मिलेगा? आप कहेंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक आचार कहीं है? जी हाँ, डी है। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन के लिए। तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। 10th कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किन दलों या संगठनों की स्थापना किया था? स्वराज पार्टी तो करेंगे नहीं ना, CR दास है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि और अन्य जितने भी विकल्प आ रहे हैं सब 3 आ रहे हैं। क्लियर?
तो आप कह देना कि सर 2 3 4। अब 2 3 4 देखो कहाँ आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर सी विकल्प है। अब 11th की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, क्या उन्होंने व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार का निर्णय लिया था, बाइकआउट का निर्णय लिया था? यस सर लिया था। न्यायालयों के बहिष्कार का निर्णय लिया था? यस सर लिया था। कर ना अदायगी, ठीक है, ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, और सभी मनोनीत पदों से त्याग पत्र दे देना, बिल्कुल था। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, तो ये आपका आंसर हो गया 1 2 और 4 सी। अब 12 देखते हैं। 1931 के गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु थे। ठीक है, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, इसका मतलब पहला सही है। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं, ठीक है, 5 मार्च 1931 को यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो वो पहले ही हो गया, 30 में ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब दूसरा गलत है। और अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा गलत है। पहली चीज तो इसको काट देते हैं। फिर कह रहा है कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, अदा नहीं किए गए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो जान गए कि ये गलत बात है। सरकारी राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा कर देगी, बिल्कुल कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 और 4, 1 2 और 4, नहीं नहीं सॉरी 2 कहाँ आ जाएगा, कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज नहीं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की बात कर रही थी ना। तो इसका मतलब 1 सही है, और कौन है, 4 सही है, तो सी विकल्प आया। अब 13 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उदारवादियों और उग्रवादियों के संबंधों में सही कथन का परीक्षण करिए। 1, उदारवादी मुख्यतः जमींदार थे, बिल्कुल थे, और समाज के उच्च मध्यम वर्ग से थे, यस सर। जबकि उग्रवादी क्या है, देखिए शिक्षित तो हैं, कुछ लोग मध्यम वर्ग हैं, ज्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। ठीक है, कौन, उग्रवादी लोग। और सेकंड क्या कर रहा है, उदारवादी जहां पाश्चात्य उदार विचारों से ज्यादा प्रभावित थे, वहीं उग्रवादियों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति, मतलब जो उदारवादी लोग हैं वह विदेशी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं। जबकि जो उग्रवादी चिंतक हैं वह जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का संदेश देते हैं। तीसरा क्या हुआ, उदारवादी स्वराज्य के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं थे, गलत बात है। ठीक है, चौथा क्या है, उदारवादी सरकार से संघर्ष करने के पक्षधर थे, जबकि उग्रवादी, एकदम उलट दिया मैटर को, उग्रवादी संघर्ष करने के लिए तत्पर थे ना। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हुआ, 1 और 2 हुआ, तो इसका आंसर हो गया सी। अब 14 चलते हैं। 14, ब्रिटिश शासनकाल में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोहों के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? झूम खेती। झूम खेती मतलब एक स्थान से शिफ्ट करके दूसरे स्थान पर चले जाना और वहां खेती करना। ठीक है, तो ये कहाँ की विशेषता है, आप कहेंगे जंगली क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों की विशेषता है। तो जब वहां आप रोक लगाएंगे झूम खेती पर, तो लोगों में असंतोष आएगा कि नहीं, तो उसमें असंतोष आया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। संरक्षित वनों की स्थापना, अंग्रेज क्या कर रहे थे, ठीक है, वनों की कैटेगराइज करा दिए। ठीक है, और ऐसी स्थितियों में जब ये वनों को संरक्षित कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो स्थानीय जनजातियां हैं वह अपने बनेले उत्पाद को प्राप्त नहीं कर पाती थी। ठीक है, इसलिए वह विद्रोह कर गई। और समान नागरिक संहिता बनाने के, देखिए ये सब कुछ नहीं है। जनजातियों से सहयोग करने वाले महाजनों का उत्पीड़न करना, जनजातियों का महाजन कहाँ उत्पीड़न करते थे, किसान जो है या जनजातियां महाजनों का उत्पीड़न कैसे कर सकती हैं, महाजन उत्पीड़न करते थे ना। इसका मतलब चौथा भी गलत है। तो अब सही क्या हुआ, आप कहोगे कि सर 1 और 2 सही होगा। अब 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि निम्न में से
किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखो आप, पहला कर रहा है यूनान की स्वतंत्रता, ठीक है, क्लियर। तो आपको याद रखना चाहिए कि यूनान की स्वतंत्रता के लिए जंग कब लड़ा गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर देखो 1900 नहीं है, 1822 से 29 तक है, ठीक है, ये चला, ठीक है, क्लियर। किसकी स्वतंत्रता का? यूनान की स्वतंत्रता का, ठीक है। यूनान किससे स्वतंत्रता चाहता था? आप कहोगे कि सर तुर्की से चाहता था। तो तुर्की के विरुद्ध भड़काने वाले, यूनान को तुर्की के विरुद्ध भड़काने वाले कौन लोग हैं, कौन देश हैं? तो रूस है, ब्रिटेन और फ्रांस है, ठीक है। तो इसका मतलब यूनान की स्वतंत्रता का भी भारत की स्वतंत्रता पर प्रभाव था। यूएसए की स्वतंत्रता का तो था ही, ठीक है, नाजीवाद नहीं हो सकता। फ्रांस की क्रांति का था ही। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 4। देखते हैं कोई विकल्प है? हाँ है, सी है। तो इसको सी पर निशान लगा देते हैं। सी, क्लियर। और अब अगला 16 कह रहा है निम्न में कौन सहित शामिल नहीं है, मतलब सही शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये गलती से टाइप हो गया है। निम्न में से कह रहा, देखिए ये काट दीजिए। सही सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना बिल्कुल 18 अप्रैल 1916 को की गई थी बेलगांव में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में आया था ना, तो यही तो गलत है। सत्रह आइए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव की है, मीनू मसानी की है, ठीक है, अच्युत पटवर्धन की है, ठीक है ना। तो आचार्य नरेंद्र देव है, इसका मतलब ये सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नरेंद्र भट्टाचार्य थे, ठीक है, ये भी सही है। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, ये भी सही है भाई, सिंगापुर में बनाया था, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये मौलाना आजाद की नहीं है, बल्कि इसका निर्माण रासबिहारी बोस ने किया था। 18 देखते हैं, 18 में क्या कह रहा है, ये देखिए 18 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देशबंधु किसका नाम है? तो आप कहेंगे कि सर चितरंजन दास का है, लेकिन यहाँ आगे क्या लिखा है? जतिन दास लिखा गया है। सीमांत गांधी तो आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को है, ठीक है, फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इन्होंने देश की 562 रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया था। भारत कोकला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या आया? आपको किस पर निशान लगाना चाहिए? सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह सुमेलित नहीं है और से सभी सुमेलित है। 19 आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन, मतलब पहले दिन, महात्मा गांधी ने क्या आह्वान किया था? सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा था, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था, क्लियर? नहीं कहा था। तो रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा था, यस। इसका मतलब पहला नहीं कहा सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र दे दें, ऐसा कुछ नहीं कहा था गांधी जी ने। सैनिकों को अपना पद छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा था गांधी जी ने। हाँ, गांधी जी ने, ठीक है, जो देश की स्टेट थे, रियासतें थी, ठीक है, उनसे कहा कि आप ऑल इंडिया जो संघ बन रहा है, अखिल भारतीय जो संघ बन रहा है, उसमें शामिल कर दें, क्लियर। और ये माने कि आप नहीं, जनता सबकी मालकिन है।
तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका तो केवल 3 होगा। तो आइए देखते हैं केवल 3। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो देखिए, बिहार में तो हुआ था ना। तो बिहार में कौन बना था मुख्यमंत्री? ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री कौन बना? तो आप कहोगे कि सर जो बिहार है इसमें मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, सिन्हा सर, ठीक है। और मद्रास में कौन बना था? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी बने थे। और उड़ीसा में कौन बना था? हरे कृष्ण मेहताब बने थे। और पंजाब में, ये तीनों में, बिहार, मद्रास और उड़ीसा, ये तीनों में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जो पंजाब है वहां पर सिकंदर हयात मुख्यमंत्री बने थे और पार्टी थी, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी है, ठीक है। और बच्चों, आज हम लोग इतना ही रोकेंगे, ठीक है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, नमस्ते।